हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। माय नेम इज आलोक पांडे, योर केमिस्ट्री मेंटर। आज की वीडियो में लेके आया हूं फॉर द वेरी स्पेशल चैप्टर नंबर 5 ऑफ क्लास 11 दी गैस स्टेट और वी कैन से द स्टेट्स ऑफ मैटर। हम बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक एक एक चीज बहुत ही अच्छे से कवर करने वाले हैं। हम और आप मिलकर इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे जिससे कि आपका बेस भी बहुत अच्छे से क्लियर हो और कॉम्पिटिटिव लेवल तक आपकी नॉलेज एनहेंस हो सके। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 क्लास 11th। चैप्टर का नाम क्या है? क्या नाम है चैप्टर का बेटा? स्टेट्स ऑफ मैटर। तो सबसे पहले हमारे सामने टॉपिक आता है व्हाट इज मैटर। क्या आप जानते हैं मैटर क्या होता है? यस, ओके। द मैटर इज नथिंग बट एनीथिंग दैट occupies space and has mass. Am I right? मैटर यही होता है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। अब मैटर को जब हम क्लासिफाई करते हैं तो ये दो तरीके से क्लासिफाई होता है। मैटर का पहला क्लासिफिकेशन होता है इसका फिजिकल क्लासिफिकेशन। वैसे ही मैटर का जो दूसरा क्लासिफिकेशन होता है वो होता है केमिकल क्लासिफिकेशन। तो मैटर का जो केमिकल क्लासिफिकेशन है, यहां तो हम पढ़ते हैं प्योर सब्सटेंस क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, लेकिन अगर हम इसके फिजिकल क्लासिफिकेशन पे जाएं तो ये 3 स्टेट्स में डिवाइडेड है। सॉलिड स्टेट, दूसरी स्टेट क्या है लिक्विड स्टेट, और तीसरी स्टेट यहां पर क्या है बच्चों? गैसेस स्टेट। अब ये जो 3 स्टेट्स आप देख रहे हो, ये बेसिकली समझने के लिए हमें जानना होगा द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। तो हम बोलेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर on basis of attractive forces। अब यहां पर जब हम देखते हैं तो दो तरह की फोर्सेस यहां पे दिखाई देती हैं। नंबर 1 फोर्स जो यहां पे आती है उसे कहते हैं एमए मतलब है म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स। म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स, बोलो क्लियर है? म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स क्या होगी? इट इज नथिंग बट टेंडेंसी टू बाइंड मॉलिक्यूल्स। बाइंड मॉलिक्यूल्स, ये जो मॉलिक्यूल हैं इनको आपस में जोड़ने की टेंडेंसी को ही क्या बोलते हैं? म्यूचुअल अट्रैक्शन। दूसरी जो फोर्स है उसे ईटी कहते हैं, मतलब एस्केपिंग टेंडेंसी। ऑब्वियसली अगर म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स उनको पास लाने वाली फोर्स है तो एस्केपिंग टेंडेंसी कोशिश करेगी कि मॉलिक्यूल को ये दूर कर दे, डिस्पर्स कर दे, राइट? तो हम बोलेंगे फोर्स टेंडेंसी टू डिस्पर्स मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल को ये दूर करने वाली फोर्स है। अब यहां पे मैं केस बनाता हूं। केस 1, अगर म्यूचुअल अट्रैक्टिव फोर्स एस्केपिंग टेंडेंसी से बहुत ज़्यादा है तो मॉलिक्यूल कौन सी स्टेट में होगा? ऑब्वियसली सॉलिड स्टेट में, राइट? अगर अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा है तो एटम बहुत ज़्यादा पास होंगे, वो एस्केप नहीं कर पाएंगे। एस्केप नहीं कर पाएंगे तो है ना, वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे। केस 2 क्या आता है कि अगर म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स सो एंड सो एस्केपिंग टेंडेंसी से ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है, तो वहां पे जो स्टेट एग्जिस्ट करेगी उसको हम कौन सी स्टेट बोलेंगे बेटा? लिक्विड स्टेट। अब हम आते हैं केस 3 पे। अगर म्यूचुअल अट्रैक्टिव फोर्स वीकर पड़ जाए एस्केपिंग टेंडेंसी से तो मॉलिक्यूल एस्केप कर जाएंगे, और कौन सी स्टेट में वो एग्जिस्ट करेंगे? ऑब्वियसली गैसियस स्टेट में। अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने सबसे पहले आपको बताया मैटर क्या होता है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। मैटर को दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, फिजिकल और केमिकल। मैटर के फिजिकल क्लासिफिकेशन में हमने क्या देखा?
सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट। अब इनको समझने के लिए हमने क्या बोला, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो तरह से हैं, एक म्यूचुअल अट्रैक्टिव फोर्स और एक एस्केपिंग टेंडेंसी। अट्रैक्टिव फोर्स बाइंड करती है, एस्केपिंग टेंडेंसी डिस्पर्स करती है। अगर म्यूचुअल अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज़्यादा है एस्केपिंग टेंडेंसी से, तो कौन सी स्टेट एग्जिस्ट करेगी, सॉलिड। अगर एवरेज है, ना ज़्यादा ना कम, तो कौन सी स्टेट है, लिक्विड। और अगर म्यूचुअल अट्रैक्टिव फोर्स वीकर है और डिस्पर्सिंग फोर्स, एस्केपिंग टेंडेंसी ज़्यादा है, तो मॉलिक्यूल डिस्पर्स कर जाएगा, वॉक थ्रू कर जाएगा, मूव ऑन कर जाएगा, और कौन सी स्टेट में आ जाएगा, वो कैसे स्टेट में। चलिए अब आगे देखते हैं। इसके बाद इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। आगे बात करते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो सॉलिड स्टेट है, लिक्विड स्टेट है और जो गैसेस स्टेट है, उसमें मेजर डिफरेंसेस कौन कौन से होते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं सॉलिड स्टेट की, एक पार्ट हम ये ले लेते हैं सॉलिड स्टेट, दूसरा पार्ट क्या ले लेते हैं, लिक्विड स्टेट, और तीसरा पार्ट हम क्या ले लेते हैं, गैस स्टेट। अब ये तीनों स्टेट के बारे में मेजर डिफरेंसेस से एक बारी एक जनरल क्लासिफिकेशन समझ लेते हैं। अगर मैं बात करूं सॉलिड स्टेट की, तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्गेस्ट। यहां पे हम लिख देंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब IMF इज इंटरमीडिएट, मतलब ना बहुत ज्यादा और ना बहुत ज्यादा कम। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहां पे, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज वीकेस्ट। किसी वजह से यहां से पार्टिकल क्या होते हैं, आपने भी पढ़ा था, एस्केपिंग टेंडेंसी उनकी हाई होती है। अब हम बात करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। तो यहां पे जो पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस है वो क्या होगी, मिनिमम। यहां पे इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होगी, इंटरमीडिएट। और यहां पे आप क्या नोटिस कर रहे हो कि जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होगी वो एवरेज होगी। क्या होगी, एवरेज। और बताएं सॉलिड में क्या होता है, डेफिनेट शेप, कॉमा साइज, और क्या लिख सकते हो, वॉल्यूम। लेकिन जब हम लिक्विड की बात करते हैं तो इनमें क्या होता है, डेफिनेट वॉल्यूम बट शेप एंड साइज डिपेंड्स ऑन कंटेनर। कटोरी में रखोगे पानी कटोरी की शेप ले लेगा, ग्लास में रखोगे पानी ग्लास की शेप ले लेगा। यहां पे आप क्या बोलोगे, नथिंग इज डेफिनेट। ना डेफिनेट शेप है, ना डेफिनेट साइज है, और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम है। यहां पे काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो मॉलिक्यूल मूव ही नहीं करते, तो काइनेटिक एनर्जी यहां पे क्या होगी, मिनिमम। यहां काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंटरमीडिएट या एवरेज। और यहां पे बात करें तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बेटा, मैक्सिमम। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है। इसके अलावा हम डायग्राम के बेसिस पे भी देख सकते हैं कि जब हम सॉलिड का डायग्राम बनाते हैं तो सारे पार्टिकल प्रॉपर वे में ऐसे लगे होते हैं। जब हम लिक्विड की बात करते हैं तो वो फ्लो करते हैं तो उनमें गैप आ जाता है। और जब हम गैस की बात करते हैं तो पार्टिकल बहुत ज़्यादा दूर दूर हो जाते हैं। बोलो यहाँ तक क्लियर है। तो इस तरीके से हमें एक आइडिया लग गया है सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में और गैस स्टेट में। अब ये सॉलिड स्टेट तो क्लास 12th का चैप्टर 2 है। लिक्विड स्टेट में हमें दो टॉपिक यहाँ पे पढ़ने होंगे, एक विस्कोसिटी के बारे में और एक सरफेस टेंशन के बारे में। गैस स्टेट हमारा मेन पार्ट होगा और ये हमारा आगे का पॉइंट ऑफ कंसर्न भी है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और एक कॉमन फैक्टर और पढ़ेंगे कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स और गैसेस मॉलिक्यूल को किन दो टाइप में डिवाइड किया गया है और उनमें कौन सी फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, तो हम बोलेंगे, पहले आप इसे नोट कर ले, जल्दी से कर लिया, 3, 2, 1। हाँ जी बच्चों, तो हम बात कर रहे थे कि अब हम क्या करें। तो अब हम यहां पे पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। हमारा टॉपिक क्या है, टाइप्स
of molecules have with liquid dash gaseous state। तो मॉलिक्यूल को जब हम कैटेगराइज करते हैं तो पहला आता है पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है आपको पता है, जिनमें पोलर नेचर हो, मतलब वो आयनाइज हो सके या वो कैटायन आयन में हो या उसकी नेट डायपोल मोमेंट हो। या आपने सुना होगा तो हम बोलेंगे दे हैव टू पोल्स कैटायनिक, और दूसरा कौन सा पोल होगा बेटा उसका, एनायनिक। सही बात है। फॉर एग्जाम्पल KCl किस में ब्रेक करता है, K प्लस Cl माइनस में। तो आप यहाँ KCl ऐसे बना सकते हो, है ना। आप NaOH बोल दो तो Na प्लस OH माइनस, तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, प्लस माइनस, यहाँ Na और यहाँ OH। ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डायपोल। दो पोल होने के कारण इसका दूसरा नाम क्या होता है, डायपोल। इज दिस क्लियर। दूसरा जो मॉलिक्यूल आता है उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर मॉलिक्यूल में आप क्या बोलोगे, दे कांट आयोनाइज विद नेट जीरो डायपोल मोमेंट but they have tendency to generate temporary charge on their surface। temporary charge on their surface due to induction। क्या प्रोसेस होता है वो, इंडक्शन। जैसे स्केल को बालों पे रगड़ते हैं और बिट्स ऑफ पेपर कागज के टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो वो चिपकने लगते हैं, तो वो प्रोसेस भी आपका बेसिकली क्या होता है, इंडक्शन ही तो होता है। ठीक है। हेंस दे आर कॉल्ड इंड्यूस्ड डायपोल्स। क्या नाम होता है इनका, इंड्यूस्ड डायपोल्स। ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आयोडीन, इसमें कोई आयनाइजेशन नहीं होता तो आप आई ऐसे लिख दोगे। Br2, इसमें भी आयनाइजेशन नहीं दिखाओगे तो Br ऐसे लिख दोगे। क्लियर है आपको। देख लीजिए, एक डायपोल है, दूसरा इंड्यूस्ड डायपोल है। डायपोल का दूसरा नाम क्या है, पोलर मॉलिक्यूल, और इंड्यूस्ड डायपोल का दूसरा नाम क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। चलिए आगे चलते हैं। तो बेटा अब हम आगे बात करते हैं। आगे का हमारा जो टॉपिक है वो देखिए, हमारा टॉपिक है अब इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अगर हम IMF की बात करें कि यहां पे कौन कौन सी IMF या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती है, तो पहली फोर्स आती है DDI, बोले तो डायपोल इंटरैक्टिव फोर्स। बोलो ठीक है, डायपोल इंटरैक्टिव फोर्स। इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल्स। जैसे मैग्नेट आपने देखा है, जैसे मैग्नेट होता है तो दो मैग्नेट ले लो, एक का नॉर्थ पोल और दूसरे का साउथ पोल, तो तुरंत चिपक जाएंगे। तो मैग्नेट भी एक तरीके से डायपोलर है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और दूसरा मैग्नेट भी डायपोलर है, तो एक का नॉर्थ दूसरे का साउथ। वैसे दो पोलर मॉलिक्यूल हैं, एक का पॉजिटिव और एक का नेगेटिव, जो आपस में, या इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव आपस में जोड़ोगे तो उस फोर्स का नाम क्या है, डायपोल अट्रैक्टिव फोर्स। जैसे हम एग्जाम्पल ले लें NaCl और दूसरा बेटा क्या ले लें, KOH। तो आपने यहाँ Na यहाँ Cl बनाया प्लस माइनस, यहाँ K यहाँ OH बनाया प्लस माइनस, तो इनमें जो फोर्स है, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, इसको Na इसको Cl दिखा दें, इसको OH इसको K दिखा दें, तो भी वो एक ही बात है। मतलब एक का पॉजिटिव पोल तो दूसरे का नेगेटिव,
नेगेटिव, इसका नेगेटिव, तो इसका क्या लिया आपने? पॉजिटिव। सिंपल है ना। दूसरा DII मतलब डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल इंटरएक्टिव फोर्स। जरा इसको भी समझते हैं। क्या बोला मैंने? डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल इंटरएक्टिव फोर्स। तो इसमें हम बोलेंगे इट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल KCl और I2 ले लो। तो KCl का जब स्ट्रक्चर बनाओगे K और Cl, I2 बनाओगे तो कोई चार्ज नहीं है, तो इसके कांटेक्ट में आते ही I की वजह से इसके सरफेस पे क्या आएगा? पॉजिटिव आउटर सरफेस पे, और इस पे नेगेटिव। तो ये आपका क्या हो गया? डायपोल। और ये बेटा आपका क्या हो गया? इंड्यूस्ड डायपोल। इजी समझ आ गया। तो एक पोलर मॉलिक्यूल है, दूसरा क्या है? नॉन पोलर। ध्यान से देख लीजिए, दोनों आसान है। पोलर पोलर में डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, पोलर नॉन पोलर में डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। क्लियर है? इसको आप ऐसे भी बना सकते थे। मान लीजिए Cl यहाँ, K यहाँ कर दिया आपने, तो अब यहाँ पे जो सरफेस पे I आएगा, इसके सरफेस पे क्या आना चाहिए? बताओ, पॉजिटिव ना, और इसको न्यूट्रल करने के लिए नेगेटिव। होता क्या है कि थोड़े टाइम के बाद ये आउटर सरफेस के प्लस माइनस दोबारा से न्यूट्रल हो जाते हैं और ये मॉलिक्यूल अपनी दोबारा नेटिव फॉर्म मतलब नॉन पोलर फॉर्म में वापस चला जाता है। थोड़ी देर के लिए, टेम्परेरी टाइम के लिए जो अट्रैक्शन होती है उसको आप क्या बोलते हो? DII, जैसे यहाँ पे भी है। क्लियर है? देख लीजिए ध्यान से, हम आगे बढ़ रहे हैं अब। ओके, आई गेस आपको आसान लग रहा होगा। बहुत ही इजी टॉपिक है, समझने वाली बात है, कुछ भी नहीं है इसमें। एक बारी थोड़ा सा दिमाग लगाएं और कॉन्सेप्ट को समझते चलें। तो अभी तक हमने क्या देखा? मॉलिक्यूल दो टाइप के हो गए, एक पोलर मॉलिक्यूल और दूसरा क्या है बेटा? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल क्या थे भाई? वो मॉलिक्यूल जो आयनाइज हो सकते हैं, जिनका नेट डायपोल मोमेंट होता है, जो इजीली कैटायन एनायन में ब्रेक कर सकते हैं, उन मॉलिक्यूल को आप कौन से मॉलिक्यूल बोलते हो? पोलर मॉलिक्यूल। लेकिन जो मॉलिक्यूल कैटायन एनायन में ब्रेक नहीं हो सकते वो क्या कहलाते हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। सही बात है। चलो अब हम आगे बात करते हैं। तीसरी टाइप की फोर्स आ रही है, थर्ड टाइप, III। सबसे इंपॉर्टेंट है, इंड्यूस्ड डायपोल इंटरएक्टिव फोर्स। एक्चुअली ये जो टॉपिक आपके सामने है, ये इस नाम से फेमस ना हो करके इसके और नाम हैं। पहला वंडरवॉल फोर्स, और लंदन फोर्स, और तीसरा नाम इसका है जो फेमस है, डिस्पर्जन फोर्स। तो टोटल 4 नाम हो गए इसके। देख लीजिए एक बारी नाम ध्यान से, इंड्यूस्ड डायपोल इंटरएक्टिव फोर्स, वंडरवॉल फोर्स, लंदन फोर्स और डिस्पर्जन फोर्स। ये है क्या? इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स और बिटवीन टू नोबल गैसेस। ये भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, जैसे I2 एंड Cl2 या Br2। ठीक है, I2 और Br2। तो I, फिर ये दूसरा I, ये Br और ये दूसरा Br। तो इसके सरफेस पे मान लीजिए प्लस आ गया तो यहाँ माइनस, तो इसको न्यूट्रल करने के लिए माइनस, और यहाँ क्या है? प्लस, है ना। तो इसको ही हम क्या बोलेंगे? I।
ठीक है, और भी हो सकता है, जैसे हीलियम नियॉन हो गया, नियॉन आर्गन हो गया, कोई भी नोबल गैसेज ले लो, ठीक है, नियॉन ले लो, आर्गन ले लो, इसके सरफेस पे माइनस दिखा दो, यहाँ प्लस दिखा दो, इसके सरफेस पे यहाँ पे क्या होगा प्लस, यहाँ माइनस, तो ये जो अट्रैक्शन फोर्स है वही है आई या वंडरवॉल फोर्स VWF, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अभी तक आपको समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट ईजी है। फोर्थ टाइप की जो फोर्स आती है, इसको मैं थोड़ा और भी समझा सकता हूँ। इंड्यूस डायपोल को हमारे प्रैक्टिकल एग्जांपल से, जैसे फिजिक्स में कहा जाता है दोनों हाथों को जब रब करो तो हीट रिलीज होती है। केमिस्ट्री कहती है हमारे दोनों हाथ नॉन पोलर हैं, इनको ज़बरदस्ती पास जब लाते हैं तो फ्रिक्शन के कारण इनमें टेम्परेरी डायपोल जनरेट होते हैं, मतलब ये इंड्यूस डायपोल बन जाते हैं। एक हाथ में पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है और एक में नेगेटिव, तो ये आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। फिर जब इस बॉन्ड को तोड़ा जाता है तो सफिशिएंट या सब्सिक्वेंट अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है, जिसके कारण से हाथ गर्म हो जाते हैं। मतलब सही है, लॉजिकली भी ठीक है, और आपको ये समझ में आ गया होगा। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है किसका, वंडरवॉल फोर्स का। तो हमारे हाथों में भी टेम्परेरी ऐसे करने पे फोर्स आती है, वंडरवॉल फोर्स, डिस्पर्जन फोर्स या लंदन फोर्स या आई। समझ में आ गया। चलो अगला है हाइड्रोजन बॉन्ड। व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड? बहुत बच्चे जानते होंगे हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है। इट इज द बॉन्ड और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर मॉलिक्यूल्स हैविंग हाइड्रोजन एंड F/O/N। इसके टाइप होते हैं, पहला इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और एक और टाइप आएगा अभी इंट्रामोलिकुलर। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये इंटर और इंट्रा में क्या डिफरेंस है। मान लीजिए आप किसी पार्टी में जाते हो, किसी फंक्शन में जाते हो और किसी से हैंडशेक करते हो, और कैसे हो, क्या कर रहे हो। तो जब आप दूसरे बंदे से हैंडशेक कर रहे होते हो तो दिस इज नोन एज इंटर पर्सन इंटरेक्शन। दोनों एक दूसरे के बारे में पूछोगे, आंटी कैसे हैं, अंकल कैसे हैं, घर में क्या चल रहा है, सब ठीक है, कुछ नया, कुछ ऐसा, ये फालतू बातें करते हैं। तो वो क्या है, इंटर पर्सन इंटरेक्शन। दो डिफरेंट पर्सन आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। मान लीजिए आप किसी डिस्टेंस मैरिज में जाते हैं, वो भी अननोन की, वहाँ पे आप किसी को नहीं जानते हो, तो आप वहाँ पे घूमोगे, फिर जाके अपना खुद ही मिरर में वॉशरूम में गए और अपने को देख के कहते हो और कैसे हो, क्या कर रहे हो, अपने से हाथ मिला के कहते हो क्या कर रहे हो, कैसे हो। तो ये क्या है, इंट्रा पर्सन इंटरेक्शन। या आप खुद ही मन में कई बारी बातें करते हो, तो वो आप क्या है, अपने से ही इंटरेक्ट कर रहे हो। हाँ यार, आज मैं ऐसे करूँगा, आज मैं खाना खाऊंगा, आज मैं ज़्यादा खाना खाऊंगा, आज मैं कम खाना खाऊंगा, आज मैं घूमने जाऊँगा, आज मैं पढ़ाई ज़्यादा करूँगा। ये वो सेल्फ कमिटमेंट, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ टॉकेटिव नेचर, वो भी क्या है, इंट्रा पर्सन इंटरेक्शन। समझ में आ गया होगा। तो दो मॉलिक्यूल आपस में अगर जुड़े तो इंटरमॉलिकुलर, और एक ही मॉलिक्यूल के अंदर में दोबारा से बॉन्ड बने तो वो इंट्रामॉलिकुलर, है ना। चलो उसी को देखते हैं, दो कॉलम कर लेते हैं। ये क्या होगा, इट इज बॉन्ड बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स आउट ऑफ विच हाइड्रोजन ऑफ वन इज बॉन्डेड विद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फोन FON ऑफ अदर। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं HF का और NH3 का। तो जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो HF और NHHH, तो इनमें जो बॉन्ड बनेगी इसको ही हम क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इज दिस क्लियर। चलिए दूसरा आता है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब मैं आपसे पूछूं इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, तो आप बोलोगे इट इज बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड फोन which are already present within same molecule, within same molecule। मतलब सर क्या बोलना चाह रहे हैं आप, जैसे कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल बहुत फेमस एग्जांपल है, पहले मैं वही करा देता हूँ। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, तो फिनॉल क्या होता है बच्चों, बेंजीन पे क्या लगा होता है, OH,
और ऑर्थो पे यहाँ पे क्या ग्रुप है, NO2। तो ये H और ये आपस में जुड़ेंगे, इसी को क्या बोलेंगे आप, इंट्रामोलिकुलर, है ना। ऐसे ही CH3 CH OH CH, यहाँ पे F है मान लो, CH2 CH3। तो ये मॉलिक्यूल ऑलरेडी दो ग्रुप को अपने में रख रहा है, एक OH को और एक फ्लोरीन को। तो ये आपस में जब और ज़्यादा और बॉन्ड हो जाएंगे तो इसी को आप क्या बोलोगे, क्या है ये, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। आई गेस आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। वेरी इजी कॉन्सेप्ट, कोई डाउट तो नहीं है। टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड सबको क्लियर है, इसको नोट डाउन कर लें, इसको एक बार देख लें, अच्छे से समझ लें। अब हम आगे बढ़ेंगे गैसेस स्टेट पे। बोलो स्टार्ट करें, रेडी हो बच्चों? अब हम आगे देखते हैं, इसको मैं रब करने जा रहा हूं। तो अब हम बात कर रहे थे वेरी एक्सक्लूसिवली द कॉन्सेप्ट ऑफ गैसियस स्टेट। आखिर गैसेस स्टेट क्या है? तो आप अच्छे से जान चुके हैं दो बातें। एक, गैसेस स्टेट में जो एस्केपिंग टेंडेंसी है मॉलिक्यूल्स की स्केप करने की टेंडेंसी, वो मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स से ज़्यादा होती है, इसलिए वो स्केप कर जाते हैं। दूसरी बड़ी चीज़ आपने क्या देखी थी कि गैस के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो बहुत कम है, वो ज़्यादा मूव कर सकती हैं, वो ज़्यादा स्पेस लेती हैं। तो हमें गैस के बारे में एक आध लेवल पे अगर हम देखें तो हमें वो कॉन्सेप्ट क्लियर भी है। तो अब हम क्या करेंगे, जरा कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं और गैसेस स्टेट को डिफाइन कर लेते हैं। बस एक मिनट आप रुकें, ये बोर्ड क्लीन हो जाए। तो अब हम बात कर रहे थे गैसियस स्टेट की। व्हाट इज गैसियस स्टेट? तो गैसियस स्टेट को थोड़ा हम समझते हैं। गैसियस स्टेट के बारे में हमने बोला, इट इज सिंपलेस्ट स्टेट ऑफ मैटर। क्या है बेटा ये? सिंपलेस्ट स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। जैसे आपने पहले भी पढ़ी हुई हैं तो हम फटाफट इसको कर लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी गैस की क्या होती है? गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल। गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल। बोले ठीक है। सेकंड पॉइंट है, गैसेज एक्सर्ट प्रेशर। गैसेज एक्सर्ट प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस। बात भी सही है। गैसेज हैव लोअर डेंसिटी। गैसेज हैव लोअर डेंसिटी देन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। श्योरली यही बात है, बिल्कुल सही बात है। फोर्थ पॉइंट, द वॉल्यूम एंड शेप ऑफ गैसेस इज नॉट फिक्स्ड। ये बात भी सही है। अब हम सबसे लास्ट पॉइंट पे आते हैं, गैसेस कैन मिक्स इवनली इन ऑल प्रोपोर्शंस। गैसेस जो है वो हर एक प्रोपोर्शन में इक्वली मिक्सअप हो सकती हैं। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? चलिए इसी बात पे हम आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम पढ़ेंगे गैस को मेजर करने वाली मेजरेबल प्रॉपर्टीज। तो अब हम पढ़ने वाले हैं मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। तो गैसेस की जो मेजरेबल प्रॉपर्टी हैं उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। अगर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस को देखना चाहते हैं तो हम सिंपल क्या करेंगे कि एक कंटेनर लेंगे जिसको एम्प्टी कर देंगे और इस एम्प्टी कंटेनर का जो मास होगा वो W1 होगा। अब उसके अंदर हम क्या करेंगे, गैस फिल कर देंगे। गैस फिल करने के बाद इसका जो मास होगा वो W2 होगा। तो अगर आपसे पूछे मास ऑफ गैस क्या होगा
तो आप अभी ऑब्वियसली क्या बताओगे, W2 माइनस W1, क्योंकि W1 तो खुद कंटेनर का मास था, और जब उस गैस डालने के बाद तो टोटल मास है, उसमें से जब माइनस करोगे तो डिफरेंस ही तो गैस का मास होगा। इज दिस क्लियर? अब हमसे पूछा जाए कि इस गैस का नंबर ऑफ मोल निकालो, तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, W ऑफ गैस और W2 माइनस W1 अपॉन में मोलर मास ऑफ द गैस। जैसे O2 होता तो 32 है ना, CO2 होता तो मोलर मास 44, अमोनिया होता तो 14 प्लस 3 17, H2O वेपर्स होते तो क्या करते, 2 हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के 16, कितने हो गए 18। बहुत ईजी है बेटा, बहुत ईजी, प्लीज नोट इट डाउन। अब हम फिर आगे चलते हैं। तो गैस को मेजर करने वाली पहली प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई है, जिसको बोला गया है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, या आप उसको मास भी बोल सकते हो, मास से रिलेट हुआ ना। चले ओके। बस 1 मिनट रुकें, आगे बढ़ रहे हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरी मेजरेबल प्रॉपर्टी यहां पे अब हम पढ़ेंगे वॉल्यूम। व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम इज नथिंग बट स्पेस ऑक्यूपाइड। तो इट इज स्पेस ऑक्यूपाइड बाय सब्सटेंस, ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो, गैस, फुल स्टॉप। अब वॉल्यूम की कुछ यूनिट्स हैं जो फेमस हैं, जैसे 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर है, 1 ml, जिसको आप 10 की पावर -3 लीटर कहते हो। 1 डेसीमीटर क्यूब तो होता ही 1 लीटर है। 1 मीटर क्यूब क्या होता है, 10 की पावर 3 डेसीमीटर क्यूब, मतलब 10 की पावर 3 लीटर। कोई डाउट तो नहीं है। और 1 सेंटीमीटर क्यूब को इसको 1 cc भी कहते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेम्परेचर। व्हाट इज टेम्परेचर? कोई भी बच्चा टेम्परेचर के बारे में बता सकता है? द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए सब्सटेंस इज नोन एज इट्स टेम्परेचर, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस, डिग्री का मतलब होता है मेजरमेंट, हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए सब्सटेंस। जब भी हम किसी सब्सटेंस की हॉटनेस या कोल्डनेस को कैलकुलेट करेंगे तो उसको क्या कहते हैं, टेम्परेचर। 3 स्केल हैं इसके, डिग्री सेल्सियस 0 अपॉन में 100, केल्विन -273, डिफरेंस यहाँ पे कितना होता है 100, डिग्री फ़ारेनहाइट -32, और डिफरेंस यहाँ पे कितना होता है बेटा 180। ये आपको समझ में आता है। बाकी स्टार बना के, स्मॉल टी का मतलब होता है डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, कैपिटल टी का मतलब होता है केल्विन टेम्परेचर। जब भी आप स्मॉल टी में 273.15 ऐड करेंगे वो कैपिटल टी बन जाएगा, समझ गए होंगे। डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में जैसे हम 273.15 जनरली हम 273 ही ऐड कर लेते हैं, तो वो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस से बदल के क्या हो जाता है बेटा, केल्विन टेम्परेचर। बोलो क्लियर है? हाँ जी बोलो क्लियर है, बोलो ओके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फैक्टर की, जो है प्रेशर। कितने लोग जानते हैं प्रेशर क्या होता है? ये बोलने की आदत है मेरी, जिससे आपको क्लास में फील हो कि हाँ भाई एक रियल क्लास है, वर्चुअल नहीं है।
इस क्लास के बाद आपको सारा कंटेंट, मटेरियल, क्वेश्चंस के बाद जो लाइव क्लास होगी उसमें आएगा बहुत ज़्यादा मज़ा, ठीक है। लेकिन पहले आपका बेस तो क्लियर हो, चीज़ें आपको पता हो, तभी तो मेरी क्लास में जब आप आओगे और हमारा डिस्कशन जो होगा क्वेश्चंस का या हमारे टॉपिक के डिस्कशन होंगे तो आप भी उसमें पूरी तरह पार्टिसिपेट कर पाओगे, है ना, सही बात है ना। तो अब हम बात कर रहे थे प्रेशर। व्हाट इज प्रेशर? फोर्स पर यूनिट एरिया। इट इज फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। सही बात है। गिवन एरिया में कितनी फोर्स अप्लाई हो पा रही है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रेशर। बाय फॉर्मूला अगर मैं बोलूँ तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? फोर्स पर यूनिट एरिया। अब मैं आपसे पूछूं फोर्स की ऐसा यूनिट क्या है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना। तो इसी को आप 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर को अगर आप SI में देख रहे हो तो ये होगा, CGS में देखते तो क्या होता है? डाइन, और सेंटीमीटर की पावर क्या हो जाता? -2। ये CGS सिस्टम होता। तो 1 न्यूटन मीटर की पावर -2 इज इक्वल टू 10 डाइन सेंटीमीटर की पावर -2। याद कर लेंगे इसको। इसके अलावा भी प्रेशर की यूनिट होती है, जैसे 1 ATM इज इक्वल टू 1.01325 बार, है ना। 1 बार इज इक्वल टू 10 की पावर 5 पास्कल। इसके अलावा 1 ATM इज इक्वल टू 760 mmHg और 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg और 760 टॉर। ये सारे ही 1 ATM के कन्वर्जन्स हैं। तो आई गेस ये आपको समझ में आ भी गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको ज़रा सीरियसली देखें। अब मैं आपको एक और टॉपिक करा देता हूँ, डेंसिटी, और हमारा यहाँ पे वाइंड अप हो जाएगा। डेंसिटी 2 तरह की होती है, एब्सोल्यूट और दूसरी कौन सी होती है? वेपर, है ना। अगर हम बात करें नॉर्मल डेंसिटी की तो हमारा 5th फैक्टर और देख लेते हैं, डेंसिटी। तो इसे कहते हैं मास अपॉन में वॉल्यूम। बोलो ठीक है। मास की यूनिट केजी है, वॉल्यूम की क्या है? लीटर, तो केजी पर लीटर। अब इसके टाइप बोले मैंने, पहली तो हो गई एब्सोल्यूट डेंसिटी। कौन सी डेंसिटी है अभी? एब्सोल्यूट डेंसिटी। तो एब्सोल्यूट डेंसिटी निकालने के लिए आपको शायद अभी फॉर्मूला पता नहीं है, जैसे PM इज इक्वल टू DRT होता है। तो PM अपॉन में RT इज इक्वल टू D। ये अभी आइडियल गैस इक्वेशन जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये डेंसिटी का फॉर्मूला आएगा, लेकिन उस टाइम हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। सही जगह यही है, आगे चल के रीज़न एक्सप्लेन कर देंगे कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, है ना। दूसरी जो डेंसिटी आती है बेटा वो आती है रिलेटिव डेंसिटी। कौन सी डेंसिटी आती है? रिलेटिव डेंसिटी, जो कि हम यहाँ पे पूछेंगे तो ये ज़्यादातर आपको एग्जाम में मिलेगी, वेपर डेंसिटी, है ना। वेपर डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2। किसी भी सब्सटेंस का मोलर मास निकालना हो और वेपर डेंसिटी दी हो तो आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हो, या पहले भी कर चुके हो। वैसे ही अगर वेपर डेंसिटी निकालनी है, जैसे ऑक्सीजन की वेपर डेंसिटी निकालनी है O2 गैस की, तो ऑक्सीजन का मोलर मास 16 है, 16 2 जा 32, 32 को सिर्फ 2 से डिवाइड करो तो 16 उसकी क्या हो जाएगी बेटा? वेपर डेंसिटी। समझ में आ गया। ऐसे नाइट्रोजन का 14 2 जा 28 है, फिर 2 से डिवाइड कर दो तो 14 आ गई। ऐसे आपसे पूछ लें कि बताओ CO2 गैस की वेपर डेंसिटी क्या है, तो CO2 का मोलर मास 44, वेपर डेंसिटी के लिए 2 से डिवाइड कर दो तो 22। कितना आसान है। तो बहुत ही ईजिली आप इसको कर लेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। अब मैं आपको 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसमें आप प्रेशर की यूनिट्स को इंटर कन्वर्ट करके दिखाएंगे ATM में। तो क्वेश्चन लिखें, कन्वर्ट दी फॉलोइंग इनटू ATM। इसको नोट कर लिया आपने? जल्दी से नोट कर लें। चलिए अब थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन है, कन्वर्ट दी फॉलोइंग इनटू ATM। सबसे पहला है 57 सेंटीमीटर ऑफ Hg।
मैं अभी पहले क्वेश्चन लिख रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा सा आप पॉज लेके चाहे तो कर लें इसको। तो ये आपके सामने कुछ 4 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं कि इनको आप कन्वर्ट करके दिखाएं। बहुत बेसिक ही चीज़ है ये, इजी लगेगा आपको। कर रहे हैं? चलो पहला वाला पॉज ले लें एक बार, फिर इसको ट्राई करें। अब मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। 3, 2, 1। तो अब हमें पता होना चाहिए 1 ATM इज इक्वल टू क्या होता है, 76 सेंटीमीटर HG। तो इसीलिए 57 को किससे डिवाइड करोगे, 76 से, हाँ या ना। तो ये ATM में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 0.75 ATM। 360 टॉर, तो आपको यहाँ पता है 1 ATM इज इक्वल टू 760 टॉर होता है। तो ऑब्वियसली 380 था सॉरी, तो इसको 760 से किया तो ये तो 0.5 ATM आ जाएगा। अगला किलो पास्कल, तो 1 ATM इज इक्वल टू 1.01325 बार, है ना। अब इसको पास्कल बनाएंगे तो 1.01325 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल, और आपको किलो चाहिए तो 100 यहाँ पे और जाएगा, तो 101.325 ये क्या बन गया, किलो पास्कल। तो इतने से डिवाइड करना है। चलो शुरू करते हैं। 20.265 को कितने से डिवाइड करोगे, 101.325, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, ATM में। इसको सॉल्व करके देखें, ये 0.2 ATM आ जाएगा। इजी है। इधर आ जाएं, 1 ATM 760 mmHg होता है, तो ऑब्वियसली 190 किससे डिवाइड होगा, 760 से। 19 फॉर जा 176 होता है, तो 1/4 मतलब ये कितना आ जाएगा, 0.25 ATM। क्या आपको कुछ भी डाउट लगा? आई गेस बहुत ही ईजी लग रहा होगा। अब हम बात करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, गैसियस लॉज की। बेटा चैप्टर बहुत इजी है, थ्योरी पे ग्रिप बनानी है, फिर क्वेश्चंस पे ग्रिप बनानी है। क्वेश्चंस भी डिफरेंट टाइप के, CBSE लेवल के, प्रीवियस ईयर, NCERT एक्सरसाइज, इंटेक्स, प्लस कॉम्पिटिटिव लेवल के, JEE के, प्लस नीट के। इतनी सारी चीज़ें मैं इसमें आपको कवर कराऊंगा। आपके ऊपर है कि आप किस चीज़ को कवर करो। क्वेश्चंस को हम एक अलग क्राइटेरिया में लेके चलेंगे, ठीक है, कि हाँ भाई ये इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके इंपॉर्टेंट है। तो एक माइंडसेट हो चुका होगा, क्योंकि एक बात तो कंफर्म है, चाहे CBSE हो, चाहे वो NCERT हो, चाहे वो JEE हो, चाहे वो आपका नीट हो, चारों में एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट होता है जो घूम घूम के आपको परेशान कर रहा होता है। तो एक बार फंडा क्लियर हो जाए तो कहीं का क्वेश्चन कहीं पे भी आ जाए, क्योंकि आपको पता है JEE के क्वेश्चन नीट में, नीट के क्वेश्चन JEE में, एकेडमिक के क्वेश्चन मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है वो कहाँ से आते हैं, NCERT से आते हैं। तो कहीं ना कहीं NCERT से बने हुए कॉन्सेप्चुअल नीट में उसमें मिलेंगे प्रीवियस ईयर में। तो ये सारी एक खिचड़ी पकी हुई है। कई बारी आप ऐसे देखोगे नीट का क्वेश्चन सीधे CBSE का क्वेश्चन उठाया और उसको ऑब्जेक्टिव बना के डाल दिया। तो कहीं ना कहीं आपको सब पे ग्रिप बनानी है। आपके पास लॉट ऑफ टाइम है, प्लेंटी ऑफ टाइम है, मैं आपके साथ हूँ। एक एक चीज़ प्रॉपर वे में करेंगे तो सक्सेसफुल होना कन्फर्म है। लेकिन शॉर्टकट जो है वो कभी सक्सेस नहीं देता, याद रखना, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। तो भाई करनी तो पड़ेगी मेहनत, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा। कर तो मैं भी सकता हूँ शॉर्टकट, लेकिन नहीं, मैं एक एक चीज़ कवर कर रहा हूँ। क्यों कवर कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है टाइम जरूर चाहे 2 घंटे फालतू लग जाए। कहते हैं ना, दुर्घटना से देरी अच्छी है। सेम डेस्टिनेशन पे फास्ट चलाने वाला हो सकता है आपसे 1 या 2 घंटे पहले पहुंच जाए, लेकिन उस वो लाइफ पूरी रिस्क में लेके जाएगा। और आप अगर सेफली चलते हैं 70-80 की स्पीड पे नॉर्मल, बहुत सेफ है, तो उसमें लाइफ भी सेफ है। वही चीज़ है कि अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन करें, ज़्यादा अच्छे से उसे समझें, थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड करें अपनी स्टडीज़ पे, तो आप सेफली अपने सक्सेसफुल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप शॉर्टकट मारेंगे, ट्रिक्स पढ़ेंगे और बिल्कुल ही ये सोचेंगे कि हम पर्टिकुलर यही क्वेश्चन करके चले जाएं, तो हो सकता है सक्सेस मिलने से पहले, डेस्टिनेशन पहुंचने से पहले कहीं ना कहीं आपका एक्सीडेंट हो जाए। एक्सीडेंट का मतलब क्या है? कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए जो, समझ रहे हो ना, आपको पीछे कर दे लाइफ में। एक छोटी सी गलती आपको पूरी करियर को स्पॉइल कर सकती है। बात बहुत ही छोटी मैंने की, लेकिन उसका मतलब बहुत बड़ा है कि सिर्फ इतना मैंने बोला, ट्राई टू सॉल्व मोर और मोर क्वेश्चंस। और if you are giving 2 hours or 3 hours or 4 hours to your studies, 10 hours to your studies, please add 20% more time, but be patient। एकदम शांत होके, अच्छे से कंफर्टेबल जोन में होके पढ़ाई किया करें। जो धड़बड़ी में जो आप पढ़ते हो ना, इसी वजह से आपका रिजल्ट ख़राब होता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात कर रहे थे गैसेस लॉज के बारे में। क्या होते हैं? दीज आर द लॉज applicable for gases in which we relate any two factors out of P, V, N, T while other two factors, while इस साइड से करा दूं, while other two factors are kept constant। बोलो ठीक है। अब गैसेस लॉज में पहला जो लॉ आता है वो है बॉयल्स लॉ। दूसरा जो लॉ आता है बेटा वो है आपका चार्ल्स लॉ। तीसरा जो लॉ आता है वो क्या है? गै-लुसैक्स लॉ। चौथा जो लॉ आता है आपका वो क्या है? एवोगैड्रोस लॉ। और इसके बाद आगे हम चलेंगे इक्वेशन ऑफ स्टेट, आइडियल गैस इक्वेशन, वैन डर वाल गैस इक्वेशन, लिमिटेशन, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। बहुत सारा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। तो इस वीडियो को मैं पहला लेक्चर मानते हुए स्टॉप कर रहा हूँ, लेक्चर नंबर 1 ऑफ गैसेस स्टेट और स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें हमने आपको बहुत बेसिक चीज़ों के बारे में बताया, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बारे में, सॉलिड लिक्विड गैस को क्लासीफाई किया, कौन से फैक्टर्स हैं जो गैस को अफेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या उनकी यूनिट्स है, कैसे यूनिट कन्वर्जेंस होते हैं, इसके अलावा गैसेस लॉज होते क्या हैं। अब एक एक करके हम बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ इनको पढ़ेंगे और इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स साथ के साथ करेंगे। चलिए, ऑल दी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।